सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित तौर पर जिस तरह से आपको मिलता है अब आज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, आज का भी डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं बाबा साहब का पहला स्पीच जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दीक्षा लेने के बाद दिया था। 15 अक्टूबर 1956 का ऐसा स्पीच जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का हिस्सा है और पेज नंबर यहाँ पर 460 पर प्रकाशित है, जिसका नाम है, जिसका विषय है वो है मुझे धम्म से बहुत प्रेम है और मैं उसी के लिए अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और क्या कुछ कहते हैं 15 अक्टूबर 1956 को इस पूरे स्पीच के साथ हम आपके बीच उपस्थित। हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस सुंदर से संदेश के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश। पहले ही आपको अवगत कराया है मुझे धम्म से बहुत प्रेम है और मैं उसी के लिए अपना ताकत लगाऊंगा। बाबा साहब प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शाखा की ओर से 15 अक्टूबर 1956 को अर्थात 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। 15 अक्टूबर का ये स्पीच हम आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। यूँ कहें कि पहला भाषण बाबा साहब का आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हूबहू बाबा साहब का भाषण, जिसमें किसी तरह का हम फेरबदल नहीं करेंगे, एक शब्द तक का फेरबदल नहीं होगा। पूरा स्पीच बाबा साहब का जो हम संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। देख लेते हैं क्या कुछ स्पीच में है, आइए देखते हैं, अंत तक वीडियो सुनते हैं। मध्य प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शाखा की ओर से 15 अक्टूबर 1956 को शाम 5:30 बजे नागपुर के श्याम होटल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में छोटी सी चाय पार्टी दी गई। आयुष्मती माई साहब भी इस समारोह में उपस्थित। उनसे दलित फेडरेशन के कार्यकर्ताओं को उद्देश्य कर 2 शब्द कहने की विनती की। उनकी प्रार्थना का आदर करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदी में भाषण दिया। संबोधित करने के लिए उन्होंने कहा, यहाँ मुझे बोलना पड़ेगा, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। पता होता तो अपने विचारों को संकलित कर उन्हें आपके सामने रखने की सहूलियत होती। बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमें ये पता होता कि हमें यहाँ बोलना पड़ेगा, ये स्पीच देना पड़ेगा, तो हम अपने विचारों को संकलित करके ले आते, पूर्व से सोच कर ले आते। जनरली तौर पे हमारे आपके समक्ष भी इसी तरह की परिस्थितियाँ कई बार आ जाती हैं जब अचानक हमें स्पीच देना पड़ता है। जब अचानक स्पीच देना पड़ता है तो बहुत कम समय में सोचने का मौका मिलता है और कम समय में ही हमें बहुत सारी चीज़ें सोचकर बोलनी रहती हैं। लेकिन सोचिए साथियों, जब पूर्व से हमें जानकारी होती है कि हमें यहाँ पर भाषण देना है, तो आप सोचिए कि आप बहुत आसानी से एक अच्छा सा सुंदर सा स्पीच रख सकते हैं। यहाँ समझने वाली ये बात है कि बिल्कुल समय नहीं मिला बाबा साहब को सोचने के लिए और फिर भी कितना क्रांतिकारी स्पीच यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं बाबा साहब, इस बात को समझने की आवश्यकता है। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे यहाँ बोलना पड़ेगा, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। पता होता तो अपने विचारों को संकलित कर उन्हें आपके सामने रखने की सहूलियत होती। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आप लोगों को राजनीति से लगाव है, अन्य किसी भी बात आपको राजनीति प्यारी है ऐसा लगता है। मेरी बात अलग है, मुझे धर्म अधिक प्यारा है और उसी के लिए मैं अपनी शक्ति लगाने वाला हूँ। बहुत बड़ी बात यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कि मुझे धर्म से बहुत प्यार है। और बौद्ध धर्म कौन सा है? 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बढ़कर आपको कुछ खास अधिकार दिलाने के लिए मैंने आज तक बहुत प्रयास किए। मैंने उसके लिए मिस्टर गांधी से झगड़ा किया, कांग्रेस पार्टी का सामना किया। उस वक्त पहली बार मुंबई असेंबली में हमारे 15-16 लोग चुनकर आए। असेंबली में हमने विरोधी पार्टी के रूप में काम किया। हमारा काम इतना अच्छा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री आयुष्मान खेर को कहना पड़ा कि हमारा काम असेंबली का विरोध आदर्श विरोध था। उसके बाद लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई के दौरान कुछ विशेष काम नहीं कर पाए।
हमारे देश के आज़ाद होने के बाद देश का संविधान लिखते समय हमारे अधिकारों के आरक्षण के बारे में सोचा गया। कांग्रेस पार्टी के लोगों को आरक्षित जगहों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र पसंद नहीं था। कई लोगों को लगता था कि इस पर अमल कर देखा जाना चाहिए। कहते हैं कि चोर की लंगोटी भी छोड़नी नहीं चाहिए। उसी प्रकार आरक्षित सीटें बिल्कुल ही छोड़ देने के बजाय उनका संयुक्त चुनाव क्षेत्र द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। लेकिन अब तक ऐसे अनुभव हो चुके हैं कि कांग्रेस वर्तमान जो पार्टी है वो के टिकट पर आरक्षित जगहों पर जो लोग आते हैं वे अपना मुंह बंद कर बैठते हैं। इस प्रकार अगर संयुक्त चुनाव क्षेत्रों से गधे लोग ही चुनकर आने हों तो आरक्षित सीटों का और चुनावों का मतलब ही क्या है? अनुभव हमें बताता है कि उनसे कोई फायदा नहीं मिलता है। बाबा साहब उस ओर संकेत करते हैं कि जो आरक्षित सीटें हैं देश के अंदर, यूँ कहें कि वर्तमान की अगर हम बात करें 2023 में हम बात कर रहे हैं, पूरे देश में 131 सांसद हैं जो SC/ST से बिलोंग करते हैं। लेकिन क्या वो SC/ST पर हो रहे शोषण अत्याचार की आवाज़ उठाते हैं सदन में, संसद में? इसका आंसर आप सभी को मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी ओर बाबा साहब इशारा करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि आरक्षित सीट से लड़कर जीत कर आने वाला व्यक्ति अपनी आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करता है? समाज के पक्ष में क्यों नहीं खड़ा होता है? समाज में जन कल्याणकारी योजनाएं लागू क्यों नहीं करवाता है? और मुंह बंद करके सदन के अंदर, संसद के अंदर क्यों बैठा रहता है? ये बात बाबा साहब कहते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि आरक्षित सीटों का कोई मतलब नहीं रह जाता। यदि आरक्षित सीट से जीत कर आने वाला व्यक्ति आरक्षित समाज के लिए अगर अपनी आवाज़ बुलंद ना कर सके, उस समाज के प्रति आवाज़ बुलंद ना कर सके, हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ अपना मुंह खोल ना सके, तो ऐसी आरक्षित सीटों का क्या मतलब है? बाबा साहब कहते हैं। आगे क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। फेडरेशन ने प्रस्ताव रखा है कि आरक्षित सीटें नहीं चाहिए। उनके प्रस्ताव से मैं चिपके रहना चाहता हूँ, उस प्रस्ताव से मैं डिगना नहीं चाहता। आरक्षित सीटें केवल 10 सालों के लिए हैं। सामान्य साथियों, राजनीति में जो बात कभी कभी यही बात दूसरे क्षेत्रों में कह देते हैं लोग, राजनीति में 10 सालों के लिए आरक्षण निर्धारित हुआ था। इस बार के चुनावों के बाद अब ये सीटें आरक्षित नहीं रहेंगी। सामान्य साथियों, ये बाबा साहब 1956 में कह रहे हैं और 1956 के बाद ये जो 10 साल की लिमिट है वो समाप्त हो रही थी। हालांकि लगातार चूंकि उस लक्ष्य को पूर्ति न हो पाने की वजह से जिस उद्देश्य के साथ ये 10 साल का प्रावधान रखा गया था राजनीति में आरक्षण, इस बार के चुनावों के बाद भी आरक्षित सीटें नहीं रहेंगी। इस बात को बाबा साहब कहते हैं, हमारे समाज की एकता किसी भी बात से अधिक महत्वपूर्ण है। आरक्षित सीटें द्वयम है। बाबा साहब कहते हैं कि हमारे जो समाज की एकता है वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। समाज की एकता नहीं टूटनी चाहिए। आज तक के हमारे फेडरेशन वाले आंदोलन ने आत्मविश्वास जरूर पैदा किया है। फेडरेशन के लिए ये बात गौरवपूर्ण है, उसी के कारण संगठन बन पाया। हालांकि उसके साथ एक तरह की गुटबंदी भी बनी। संयोगवश से हमारी जनसंख्या बहुत कम है, हम केवल अल्पसंख्यक ही हैं। ऐसे हालात में फेडरेशन की इस स्थिति को बनाए रखना मुश्किल है। इसके लिए हमारे दुख को जानने वाले अन्य कौन लोग हैं ये जानना होगा। ऐसे सभी लोगों को साथ में कर उनके साथ आगे चलने के लिए हमारा तैयार होना जरूरी है। मैं ऐसे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी कोशिश अगर कामयाब हुई तो हमें नई पार्टी की स्थापना करनी पड़ेगी। उस दल में हमारे अलावा दूसरों के लिए भी दरवाजे खुले रहेंगे। अभी तक बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, राजनीतिक आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। शेड्यूल कास्ट यानी कि इसमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट के ही पदाधिकारी हो सकते थे। इसी बात को बाबा साहब कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट की संख्या तो बहुत कम है। हमें अब सर्व समाज को जोड़कर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि राजनीति में सफलता को हासिल करना है, सत्ता को हासिल करना है, इसलिए हमें सर्व समाज, सभी समाज के लोगों को जो हमारे साथ आ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं हमारे साथ, हमें उनको भी लेना होगा। और इसीलिए बाबा साहब ने 1956 में ये बात कही कि हमारे साथ जो समाज आ सकता है उसके लिए हम नई पार्टी का गठन भी कर सकते हैं। हमें करनी ही पड़ेगी, नई पार्टी का स्थापना करना पड़ेगा। लेकिन सामान्य साथियों, आपको मालूम है 1956 में ही
ये 15 अक्टूबर 1956 का स्पीच है और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहते हैं। एक गैप हुआ और साहब 1966 में सामाजिक आंदोलन के माध्यम से मैदान में कूदे और उन्होंने लंबा संघर्ष किया, लगभग 20 वर्ष संघर्ष किया, तब जाकर एक, जैसा बाबा साहब चाहते थे, एक नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम आप सभी को मालूम है। आज देश में वो तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। सामान्य साथियों, आइए आगे क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं। आप ही में नहीं वर्ण इस पूरे देश में ही एक विचित्र विकृति दिखाई देती है। लोगों को लगता है कि आज पौधा रोपते ही कल उसके फल खाने के लिए मिलने चाहिए। राजनीति में ऐसी उम्मीद करना गलत है। आपने देखा होगा हमारे आपके बीच बहुत सारे साथी 1 साल 2 साल 1.5 साल समाज में मीटिंग सेमिनार मेहनत थोड़ी बहुत कर लेते हैं और उन्हें लगने लगता है कि अब हमें चुनाव लड़ लेना चाहिए, राजनीति में कूद जाना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि राजनीति ऐसी नहीं है, इसमें धैर्य की आवश्यकता है और धैर्य छोटा बड़ा नहीं बल्कि लंबे धैर्य की आवश्यकता होती है। आगे बाबा साहब देखिए क्या कहते हैं। इंग्लैंड की राजनीति का एग्जाम्पल देते हैं, आइए हम भी समझें। इंग्लैंड की राजनीति का उदाहरण लीजिए, वहाँ की ब्रिटिश लेबर पार्टी का इतिहास क्या बताता है। साल 1900 में उनके केवल 2 लोगों ने पार्लियामेंट का चुनाव जीता था। 1906 में उन्हें करीब 14 सीटें मिली। 1924 तक कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी, यानी कि 1900 से शुरू हुआ सफर 1924 साल तक आ पहुंचा, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। लेकिन उसी साल उनके 125 लोग चुनाव जीते और सही मायने में विरोधी पार्टी बनी, सत्ताधारी पार्टी नहीं, विरोधी पार्टी बनी। यानी कि विरोधी पार्टी बनने में भी 24 साल 25 साल का समय लगा। इतना धैर्य होना चाहिए अगर हम राजनीति में कदम रखते हैं। इस प्रकार बाबा साहब कहते हैं कि राजनीति धीरज और बल का खेल है। जिनके पास दम नहीं, जिनके पास धीरज नहीं, वे राजनीति नहीं कर सकते। अब समाज के अन्य लोगों के साथ काम करना आप लोगों को सीखना होगा। 1956 में बाबा साहब ने इस बात को कहा कि आप सोचे सत्ता हासिल कर लेंगे शेड्यूल कास्ट के माध्यम से, नहीं, समाज के अन्य लोगों के साथ भी शेड्यूल कास्ट को एक यूनाइट करते हुए, संगठित करते हुए अन्य लोगों को भी हमें जोड़कर जो हमारे साथ आ सकते हैं, हमें सीखना पड़ेगा। आपस में फूट से काम करना संभव नहीं है। मेरे प्रभाव के कारण अब तक कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपके साथ कब तक रह पाऊंगा। बाबा साहब कहते हैं अब उम्मीदवार को चुनने का काम लोगों द्वारा ही किया जाना चाहिए। आपको लोगों के बीच रहकर काम करना होगा, उनकी मुश्किलों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार निपटाना होगा, उनके सुख दुख के साथ एक रस होने की कोशिश आप लोगों को करनी होगी। बड़ा संदेश। मैं भंडारा के चुनाव में हारा, इसका मुझे कभी बुरा नहीं लगा। उस चुनाव में मुझे कई वोट मिले, केवल अपने लोगों ने ही नहीं वरन अन्य लोगों ने भी मुझे वोट दिए। ये बात मेरे लिए संतोषजनक है। हारा या जीता इस बात पर ज्यादा सोचता नहीं। आप लोगों को भी इसी प्रकार सक्षम बनने की कोशिश करनी होगी ताकि अन्य समाज के लोगों को भी आपके वोट देने की इच्छा हो। मुझे यकीन है कि इस बात पर सोच विचार कर आप अपने राजनीतिक जीवन का कार्यक्रम तय करेंगे। इससे अधिक और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कार्यक्रम के आखिर में आयुष्मान हरिदास आवले ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हार्दिक आभार प्रकट किया। डॉक्टर बाबा साहब के उपदेश के अनुसार अनुसरण करने का आश्वासन उन्होंने प्रकट किया और अल्पाहार कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश सुनकर आपको कैसा लगा, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमें उम्मीद रहेगी कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करेंगे। इसी के साथ बाबा साहब
का स्पीच तो यहाँ पे समाप्त हुआ, लेकिन एक महत्वपूर्ण अधूरी इच्छा बाबा साहब की एक वैचारिक सेंटर बनाने की थी। वर्तमान में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के मार्गदर्शन में बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति और ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, जो कि आबाजका की ही अनुसांगिक इकाई है, संगठन है, के माध्यम से 14,000 स्क्वायर फीट जमीन पर सारनाथ वाराणसी में एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है। और इसका यहाँ पर SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड आप देख सकते हैं। यदि आप भी इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो इसमें अपना बहुमूल्य धनदान योगदान अवश्य करें। आपका नाम ससम्मान शिलालेख पर अंकित किया जाएगा। आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से गौरवान्वित होगी ये देखकर कि हमारी पुरानी पीढ़ी ने इतिहास निर्माण में अपना योगदान दिया है। साथ ही साथ होने वाले राष्ट्रीय प्रांतीय सेमिनार के दौरान आपका सम्मान भी जोरदार तरीके से किया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब हम जा रहे हैं समापन की ओर। तो समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आपको सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।